दोस्तों, द प्रेम सर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए दिसंबर एग्जाम 2025 का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। आपके एग्जाम को देखते हुए और साथ में आपको असाइनमेंट का भी रिवीजन कराऊंगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो असाइनमेंट आप जमा करते हो या फिर जमा किए हो उससे 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, सो चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, ये BSKG 178 सब्जेक्ट कोड है, जिसका टाइटल है प्राचीन भारतीय राजनीति। ओके दोस्तों, ये एग्जाम जो लिया जाता है 3 घंटे का लिया जाता है। ओके, और अधिकतम इसका जो अंक होती है ना, ये 100 का होता है। ठीक है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस समय 3 घंटे के ही होते हैं। और दोस्तों, आप लोग ध्यानपूर्वक ये सब चीज़ ध्यान में रखेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे तरीके से जाए। ठीक है, उसके बाद मैं बता दूं कि नोट जो लिखा गया है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो है यह सबसे पहला चीज़ जो बताया गया है दोस्तों नोट में कि सभी प्रश्न क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। ओके, दूसरा है अन्यथा आवश्यक न होने पर इस प्रश्न पत्र का उत्तर किसी एक भाषा में दीजिए। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। अगला है दोस्तों, तीसरा बोला गया है कि भाषा का माध्यम एक ही होना चाहिए। भाषा का माध्यम एक ही होना चाहिए। जैसे कि कोई इंग्लिश लिख देते हैं, कोई हिंदी लिख देते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। अगर आप हिंदी में लिखते हो या अगर आप अपनी भाषा में लिखते हो तो आप हिंदी में ही लिखना, अपनी ही भाषा में लिखना। ओके, ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश भी डालोगे हिंदी भी डालोगे। ओके, चलिए दोस्तों, फिर मैं क्वेश्चन के ऊपर लेके जाता हूँ आप लोगों को, ध्यानपूर्वक समझेंगे और सुनेंगे भी। ओके दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए। ठीक है, यह क्वेश्चन के ऊपर में पहला बताया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों पहला जो है मैं आपको बता दूं कि ये 50 अंक का है। कितना अंक का है? 50 अंक के हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि इसमें से टोटल क्वेश्चन कितना है दोस्तों, 7 क्वेश्चन है। ठीक है, 7 क्वेश्चन पूछा गया है, बट आपको देना कितना है दोस्तों, 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। इनमें से आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर 100 में 100% आता है या लिखने आता है आप लोगों को, तो उसी को देना है दोस्तों। जैसे कि कोई करता है क्या कि किसी का आंसर नहीं भी जानता है तो उसका आप आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हो, ऐसा नहीं करना आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों को यह करना है कि जो आंसर आता है ना आपको उसी को लिखना है सबसे पहले। ओके, जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर किसी को आता है दोस्तों तो आप लोग पहला ही क्वेश्चन को लिखना, या अगर दूसरा आता है तो दूसरा ही लिखना। हाँ, बशर्ते रूल के हिसाब से, आप लोगों को रूल के हिसाब से लिखना है। ठीक है, दोनों साइड छोड़ के आप लोगों को बीच में आंसर लिखना है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, मैं पहला क्वेश्चन लेके चलता हूँ आप लोगों के, प्रस्तुत करता हूँ आप लोगों के ऊपर। ठीक है, प्राचीन राजनीति शास्त्र के विविध नाम दंडित धर्मशास्त्र एवं नीति शास्त्र पर प्रकाश डालिए। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ। प्राचीन राजनीति शास्त्र के विविध नाम दंडित धर्मशास्त्र एवं नीति शास्त्र पर प्रकाश डालने बोल रहे हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मैं इसका थोड़ा आंसर डिटेल में बताता हूँ, समझा देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि दोस्तों कहता है क्या, दंड नीति क्या है? दंड नीति जो है दोस्तों उसको बोलते क्या है, उसको क्या बोलते हैं, है ना? उसको बोल सकते हैं दोस्तों सजा। क्या सजा हम बोल सकते हैं, जिसमें कि राज्य को चलाने और अपराधियों को दंड देने की नीति है। ये क्या है? राज्य को चलाने और दंड देने की नीति है। जैसे कि और दूसरा स्टेप में बताता हूं कि कौटिल्य ने इसे सबसे महत्वपूर्ण माना है। कौन माना है दोस्तों? कौटिल्य। कौन माना है दोस्तों इसको? कौटिल्य ने, है ना? कौटिल्य ने सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इसको माना गया है। ठीक है दोस्तों, मैं उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ दोस्तों। ये मैं शॉर्ट में लेके जा रहा हूँ, थोड़ा मैं इसके आगे जो भी है उसके बाद असाइनमेंट का भी समझाऊंगा। ठीक है, इसलिए मैं शॉर्ट में लेके जा रहा हूँ, फास्ट फॉर्म में समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यानपूर्वक आप लोग समझेंगे। ओके दोस्तों, धर्मशास्त्र होता है क्या है? ये धर्मशास्त्र जो है किसको बोलते हैं दोस्तों? धर्म के नियमों पर आधारित शासन अवस्था। ठीक है, उसी को हम धर्म बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, उसी को हम धर्मशास्त्र बोलते हैं। और दूसरा है कि राजा का कर्तव्य धर्म की रक्षा करना। राजा का कर्तव्य क्या होता है दोस्तों? धर्म की रक्षा करना। ओके, उसी को हम बोलते हैं धर्मशास्त्र। उसके बाद तीसरा है दोस्तों नीति शास्त्र। अब नीति शास्त्र क्या है कि शासन और जीवन को सही ढंग से चलाने की कला को, यानी कि जो भी शासन है, जो भी राजा रहता है दोस्तों, अगर वो शासन को सही तरीके से जो चलाते हैं उसी को हम बोलते हैं नीति शास्त्र। ओके, समझ गए। अब चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 2 पे लेके जाते हैं। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड स्टेप लेके जा रहे हैं। ओके, कहता है राज्य के प्रकारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने बोल रहे हैं दोस्तों। क्या बोल रहे हैं? राज्य के प्रकारों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ओके, सबसे पहले दोस्तों राजतंत्र,
क्या है, राजतंत्र होता क्या है ना। मैं सबसे पहले आपको राजतंत्र के बारे में बताऊंगा, ठीक है। राजतंत्र होता क्या है दोस्तों, राजतंत्र जो होता है वो शासन एक राजा के हाथ में होता है, ठीक है। राजतंत्र जो होता है वो शासन के एक राजा के हित में होता है, साथ में होता है, हाथ में होता है, ठीक है। और गणतंत्र जो होता है दोस्तों, वो गणतंत्र जो होता है, तो मैं बता देता हूँ, गणतंत्र जो होता है वो शासन अनेक लोगों द्वारा, जो बहुत सारे लोगों के द्वारा होता है, जो गणतंत्र मनाते हैं, जैसे कि, ठीक है। उसके बाद तीसरा है दोस्तों कि जो संघ राज्य, संघ राज्य क्या है, संघ राज्य क्या है दोस्तों, संघ राज्य है जो कई गणराज्यों का समूह, जो बहुत सारे जो गणराज्य मिलते हैं, एक साथ रहते हैं, उसी को हम गणराज्य बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। और चौथा साम्राज्य, साम्राज्य क्या होता है, जो जो 12 राज्य, जो जिसके अधीन कई छोटे छोटे राज्य होते हैं, जो सबसे बड़ा होते हैं, जो उसका एक छोटे छोटे तिनका होते हैं, टुकड़ा होते हैं, उसी को सबसे बड़ा राज्य साम्राज्य बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर का स्टेप नंबर 3, ओके। शुक्र नीति के आधार पर सप्तार सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए दोस्तों, ओके। क्या कहता है, शुक्र नीति के आधार पर सप्तार सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन करने बोलना दोस्तों। मैं तुरंत शॉर्टकट में बता देता हूँ, जिससे दोस्तों इसमें आता है क्या कि स्वामी, जिसको बोलते हैं राजा, क्या बोलते हैं, स्वामी आता है दोस्तों, उसको बोलते हैं राजा। जो राज्य के जो 7 ये भाग होते हैं दोस्तों, राज्य के 7 अंग से मिलकर बनता है, जो राज्य बनता है वो 7 लोगों से मिलकर बनता है, ओके। चलिए दोस्तों, पहला है स्वामी, जिसको राजा बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है अमात्य, क्या, दूसरा क्या है, अमात्य, जिसको मंत्री बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जनपद, जनपद जो प्रजा बोलते हैं, या फिर उसको भूमि भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रजा को या भूमि को बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों, या भूमि को बोल सकते हैं, ओके। उसके बाद है दोस्तों कोष, जिसको खजाना बोलते हैं, ठीक है। उसका दंड या बल, यानी कि जिसको सजा बोलते हैं या ताकत बोलते हैं, है ना, या सेना भी उसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सेना भी बोल सकते हैं दोस्तों, या फिर उसको बल भी बोल सकते हैं, ठीक है। बल का मतलब ताकत होती है। उसके बाद मित्र बोल सकते हैं दोस्तों, उसको क्या बोल सकते हैं, मित्र बोल सकते हैं, क्या, मित्र बोल सकते हैं दोस्तों, है ना। चलिए अब चलिए दोस्तों, मैं फिर से क्वेश्चन नंबर का स्टेप नंबर 4 में लेके चलता हूँ। 4 है अर्थशास्त्र एवं शुक्र नीति के आधार पर मंत्री को योग्यता का वर्णन करते हुए, ठीक है, मंत्री परिषद के कर्तव्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, ओके। दोस्तों मंत्री को योग्यता एवं मंत्री परिषद के कर्तव्य जो होता है ना, मैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। मंत्रियों का योग्यता जो होता है दोस्तों, वो 4 से 5 होता है। कितना होता है, 4 से 5 होता है, जिसको बोलते हैं विद्वान, ईमानदारी, बुद्धिमान, ठीक है, राज्य के प्रति निष्ठावान, या फिर गुप्त बातों को सुरक्षित रखने वाला, है ना। इतना सब सुन लिया दोस्तों। विद्वान बोले थे जो नॉलेजफुल हो, एजुकेटेड हो। ईमानदार बोले तो जो बेईमानी नहीं करे, है ना, ईमानदारी से काम करे। बुद्धिमान बोले तो जिसके अंदर उसका क्वांटिटी अच्छा हो, बुद्धि हो उसके अंदर में, है ना। चलिए दोस्तों, ठीक है। तो उसका मंत्री परिषद का कार्य जो होता है ना दोस्तों, वो राजा को सलाह देना होता है। क्या होता है, राजा को सलाह देना होता है दोस्तों, राजा को सलाह देना होता है, ठीक है। उसके बाद प्रशासन चलाना, क्या चलाना, प्रशासन चलाना दोस्तों, प्रशासन चलाना होता है ना। उसके बाद जो होता है दोस्तों, युद्ध और शांति का विचार करना, यानी कि लड़ाई से दूर रखना, सभी पब्लिक को दूर रखना, ओके। उसके बाद दोस्तों कर्तव्य, जो अपना व्यवस्था जो होता है, जो जनता की समस्या का समाधान होता है उसको करना, है ना, समाधान करना, क्या करना, समाधान करना दोस्तों, ओके। समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अब 5 पे लेके आते हैं आप लोग अच्छे तरीके से समझना दोस्तों, ताकि आप लोगों को आसान हो जाए, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेप नंबर 5, है ना। चलिए, भारत में प्राचीन काल में प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। बिल्कुल सिंपल है, उसमें प्रकाश डालने बोल रहे, ठीक है दोस्तों। कहता है प्राचीन भारत की प्रशासनिक व्यवस्था जो होता है वो कैसा होता है, उसमें प्रकाश डालने बोल रहे, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, राजा का सर्वोच्च चीज जो होता है, जो मेन काम होता है, वो शासक होता है। क्या होता है, शासक होता है, क्या होता है ना, शासक होता है, शासक होता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद मंत्री परिषद उसकी सहायता करती है। कौन करती है, सहायता करती है ना, सहायता करती है। कौन करती है, मंत्री करती है। कौन करता है, मंत्री करता है, ओके।
उसके बाद ग्राम का मुख्य ग्रामीण कहलाता है, यानी कि ग्राम का जो मुख्य ग्रामीण कहलाता है दोस्तों, ठीक है, ग्राम का मुख्य ग्रामीण कहलाता है दोस्तों। ओके, चलिए इतना समझ गए। अब आइए दोस्तों स्टेप नंबर 6 में। 6 क्या करते हैं? सिक्स का दोस्तों मंडल सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, है ना। मंडल सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन करने बोल रहे हैं दोस्तों। देखिए, कौटिल्य ने विदेशी नीति के लिए मंडल सिद्धांत दिया था, यानी कि कौटिल्य जो था, इससे पहले मैं कौटिल्य के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। कौटिल्य जो था वो विदेशी नीति के लिए क्या किया था? मंडल सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? सिद्धांत दिया था दोस्तों। किसका? विदेशी नीति का, विदेशी नीति का, ठीक है, विदेशी नीति का वो सिद्धांत दिया था। ओके, इतना ध्यान में रखना। अगला है दोस्तों स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 क्या है? अंतर्राज्यीय संबंध के सिद्धांत, साम दाम दंड और भेद का विस्तार पूर्वक वर्णन करने बोल रहे हैं दोस्तों। ओके, देखिए सबसे पहले दोस्तों कि साम, मैं सबसे पहले मैं एक करके मैं बता देता हूँ। साम का मतलब जो होता है, साम का मतलब जो होता है दोस्त समझाकर कम निकालना, यानी कि साम का मतलब होता है जो समझदारी से कम लेना। कौन? समझदारी से कम लेना, कम लेना। ओके, समझदारी से कम लेना। ओके दोस्तों, तो चलिए उसके बाद है दोस्तों क्या? उसके बाद क्या है दोस्तों? सम के बाद दाम, है ना। क्या है? दाम। दाम का मतलब होता है दोस्तों जिसके पास धन या उपहार देकर कार्य करवाना, यानी कि किसी को धन देना, उसके बाद उपहार देना, ठीक है। उससे उपहार या धन देके जो काम करवाते हैं दोस्तों, उसी को बोलते हैं हम दाम, ठीक है। इन दोनों चीज़ ध्यान में रखें दोस्तों। अब दंड जो मतलब होता है दोस्तों, दंड का मतलब होता है ना, दंड का मतलब होता है सजा। क्या होता है? सजा। क्या होता है? सजा, शक्ति का प्रयोग, सजा शक्ति का प्रयोग होता है दोस्तों। जहाँ दंड का मतलब होता है सजा शक्ति का प्रयोग। ओके, उसके बाद है दोस्तों भेद। भेद क्या है? तो जैसे कि किसी विरोधी में फूट डलवाना या फूट डालना। ओके, जो अगर आपका विरोधी है दोस्तों, तो उसमें क्या करना? कोई अड़चन डाल देना, ठीक है। उसी के पास फूट डलवाना। अगर मान के चलो कोई कुछ है, वो अगर तरक्की कर रहा, हम अगर उससे क्या कहता है किसी से दुश्मनी करवा दें या किसी से झगड़ा करवा दें, उसी को होता है कि फूट डलवाना, यानी कि एक भेदभाव होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का जवाब दीजिए, ठीक है। 5 ही जवाब मांग रहे हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ क्वेश्चन बताया गया है कितना? 7। कितना दोस्तों? 7 है, ठीक है। और इनमें से आपको देना है 5। एक कितना नंबर का है दोस्तों? ये मात्र 40 नंबर का है, ठीक है। 40 नंबर का है, आपको देना है जवाब कितना का? 5 का। अब ये देखना दोस्तों, जो क्वेश्चन का आप जवाब जानते हो उसी को क्लियरली लिखना, ठीक है। उसी को सही तरीक़ा से आंसर देना आप, ठीक है। जो नहीं जानते उसको छोड़ देना है आपको। ओके, उसके बाद चलिए दोस्तों मैं आपको लेके जाता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? प्राचीन भारतीय गणतंत्र के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए बौद्ध साहित्य महापरिनिर्वाण सत्य एवं अंगुत्तर निकाय पर प्रकाश डालिए। ओके दोस्तों, इतना समझ गए क्वेश्चन को। अब मैं आंसर आपको बताता हूँ, आंसर क्या कहता है। दोस्तों गणतंत्र दिवस या फिर गणतंत्र जो होता है, मैं सबसे पहले उसके बारे में क्लियरली कर देता हूँ दोस्तों। गणतंत्र का मतलब होता है शासन जनता या प्रतिनिधियों द्वारा, यानी कि गणतंत्र जो होता है किसके द्वारा होता है? शासन, है ना। किसके द्वारा? शासन, है ना, या फिर जनता, है ना। उसके बाद उसी के प्रतिनिधि, जो प्रतिनिधि होते हैं उसी के द्वारा होते हैं दोस्तों। क्या? उसी के द्वारा होते हैं। ओके, समझ में आ गया। या फिर सभी और परिषद निर्णय लेती है। जितना भी परिषद होते हैं, ठीक है, वो सब क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं, फैसला करते हैं, ठीक है, तो फैसला करते हैं। ओके, चलिए दोस्तों अब आइए उसके बाद है महापरिनिर्वाण सत्य।
क्या है, महापरिनिब्बाण सत्य, है ना। अब मैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसका होता है मतलब क्या दोस्तों, वज्जीव संघ, यानी कि वज्जीव संघ जो होता है, क्या, वज्जीव संघ, ये है ना, वज्जीव संघ, वज्जीव संघ की शासन व्यवस्था का वर्णन, है ना, उसी को बोलते हैं हम महापरिनिब्बाण सत्य, सॉरी सुत्त है। ओके, चलिए उसके बाद है दोस्तों नियमित सभाओं और एकता पर बल, यानी कि कोई सभा होता है, क्या होता है, कोई सभा होता है दोस्तों, कोई कहीं मीटिंग होता है, कोई सभा होता है, ठीक है, तो उसमें 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 आप जो एकता करते हैं, यानी कि मिलजुल कर कार्य करते हैं, एकता 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 को प्रदान करते हैं, एकता को प्रदान करते हैं या फिर कार्य करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, महापरिनिब्बाण सूत्र, क्या बोलते हैं दोस्तों, महापरिनिब्बाण सूत्र बोलते हैं उसी को। ओके, इतना ध्यान में रखना। उसके बाद है दोस्तों एवं अंगुत्तर, क्या है, क्या है दोस्तों, अंगुत्तर निकाय, है ना, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय होता है क्या दोस्तों, गणराज्य की राजनीति व्यवस्था का उल्लेख, यानी कि गणराज्य जो होता है, क्या होता है, गणराज्य जो होता है, गणराज्य जो होता है, क्या होता है, गणराज्य जो होता है उसका राजनीतिक व्यवस्था का उल्लेख करना। चलिए दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन का स्टेप नंबर दूसरा, ठीक है। चलो कहता है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है राजा के गुणों का वर्णन करते हुए राजा की देवी उत्पत्ति के सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। ओके दोस्तों, राजा के गुण एवं राजा की देवी उत्पत्ति सिद्धांत जो होता है वो क्या क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। राजा के जो गुण होता है, राजा के जो गुण होता है दोस्तों, सत्यवादी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सत्यवादी। उसके बाद न्यायपति या सॉरी न्यायवादी, ओके, या फिर दयालु, ओके दोस्तों, या फिर साहसी, या फिर विद्वान, या फिर विद्वान होता है दोस्तों, क्या होता है, विद्वान होता है ना। चलिए दोस्तों अगला है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेप नंबर 3, ठीक है। तीसरा स्टेप कहता है महाभारत एवं मनुस्मृति में वर्णित राजधर्म का वर्णन कीजिए। ओके, चलिए दोस्तों मैं सबसे पहले राजधर्म के बारे में बता देता हूँ। राजधर्म होता है क्या है, कि राजधर्म जो होता है दोस्तों, प्रजा की रक्षा करना, क्या होता है, प्रजा की रक्षा करना। उसके बाद न्याय दिलाना, न्याय देना, ठीक है। उसके बाद धर्म की स्थापना करना, ओके दोस्तों। चलिए अब आइए, उसके बाद है मनुस्मृति। मनुस्मृति जो होता है दोस्तों, राजा धर्म के अनुसार शासन करे, राजा धर्म के अनुसार धर्म के अनुसार शासन करे। ओके, तो चलिए दोस्तों उसके बाद है, मैं बता देता हूँ महाभारत, किसके बारे में, महाभारत के बारे में। राजा को प्रजा का रक्षक कहा गया है, राजा को प्रजा का रक्षक कहा गया है दोस्तों। ओके, इसी को हम बोलते हैं महाभारत। चलिए दोस्तों अभी आइए स्टेप नंबर 4 में, यानी कि 4 में। ओके, 4 नंबर स्टेप क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के कहते हैं दोस्तों, रामायण एवं महाभारतकालीन पौर जनपद
का वर्णन कीजिए। ओके दोस्तों, रामायण एवं महाभारत कालीन पौर जनपद का वर्णन कैसे करना है, मैं आपको एक एक स्टेप पर मैं लेके चलता हूँ। पौर, पौर होता क्या है दोस्तों, है ना, क्या है पहला स्टेप, पौर। देखिए, आप जिस गांव में, यानी कि उसको हम नगर भी बोल सकते हैं, फिर शहर भी बोल सकते हैं, जो गांव भी बोल सकते हैं, जो नगर में रहते हैं, ठीक है, कि वहाँ के जो निवास होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, पौर बोलते हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों, जनपद। जनपद क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र और वहाँ की जनता, किसको बोलते हैं, ग्रामीण, ग्रामीण क्षेत्रों है ना, ग्रामीण क्षेत्रों और वहाँ की जनता, और वहाँ के जनता। ओके दोस्तों, अगला है, ये दोनों हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। चलिए, उसके बाद है कार्य। अब दोस्तों कार्य क्या है, कार्य का मतलब होता है शासन में सहयोग करना, जनमत व्यक्त करना, राजा को सलाह देना, है ना। कार्य क्या है, राजा को सलाह देना। कार्य बोले तो कम, कार्य बोले तो कम। ओके दोस्तों, चलिए अब आइए नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेप नंबर 5। ठीक है, सॉरी 5 नंबर का आता है कि मौर्यकालीन, मौर्यकालीन एवं गुप्तोत्तरकालीन, क्या, गुप्तोत्तरकालीन ग्रामीण व्यवस्था का वर्णन कीजिए। कि मौर्यकालीन एवं गुप्तोत्तरकालीन ग्रामीण व्यवस्था का वर्णन करने बोले दोस्तों। ओके, अब आइए मैं उसका वर्णन करके बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मौर्यकालीन के बारे में बताता हूँ। ठीक, किसके बारे में, मौर्यकालीन के बारे में। मौर्यकालीन होता क्या है दोस्तों, ठीक है, मौर्यकालीन क्या होता है, जो ग्रामीण प्रशासन व्यवस्थित था। ठीक है, जो मान के चलो ग्रामीण प्रशासन जो व्यवस्थित रहता है, ठीक है, ग्रामीण गांव का प्रमुख था या रहता है, या फिर कर संग्रह की व्यवस्था। ठीक है, ये तीनों स्टेप जो होता है ग्रामीण का, ठीक है, इसके बाद ग्राम प्रशासन का, है ना, ग्राम प्रशासन का। उसके बाद तीसरा है कर संग्रह की व्यवस्था, कर संग्रह की व्यवस्था, है ना। ओके, उसके बाद है दोस्तों क्या, गुप्तोत्तरकालीन, है ना। गुप्तोत्तरकालीन क्या होता है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। यानी कि सामंतवाद बढ़ा, यानी कि जो सामंतवाद, जो सेम चीज़ जो होता है उसको क्या क्या बढ़ा है, यानी कि समान चीज़, क्या क्या, समान चीज़, समान कार्य बोलिए या चीज़ बोलिए, समान कार्य बढ़ना, उसी को हम बोलते हैं गुप्तोत्तरकालीन, है ना। उसके बाद है गांव अधिक स्वायत्त हुए, है ना। उसके बाद है स्थानीय अधिकारियों का महत्व बढ़ा, यानी कि स्थानीय अधिकारियों का महत्व बढ़ा, जिसका जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट होता है महत्व, क्या, महत्व क्या हुआ, बढ़ा, महत्व क्या हुआ, बढ़ा। ओके, चलिए दोस्तों, अब आइए स्टेप नंबर 6 में। स्टेप नंबर 6 का आता है धर्म के स्रोत पर प्रकाश डालिए। धर्म के स्रोत पर प्रकाश डालिए। धर्म के स्रोत कितना है दोस्तों, 3 से 4 है। ठीक है, कौन कौन है, वेद, स्मृति, सदाबहार, आत्मसंतोष। क्या है, कौन कौन है, सॉरी, वेद, स्मृतियाँ, उसके बाद है दोस्तों सदाचार, उसके बाद आत्मसंतोष। क्या है, आत्मसंतोष, आत्मसंतोष। ओके दोस्तों, तो चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में। चलिए दोस्तों, 7 नंबर का आता है क्वेश्चन कि दंड के महत्व का वर्णन करते हुए न्यायाधीशों को के गुण दोषों का वर्णन कीजिए। यानी कि दंड के, यानी कि जो दंड होता है, पनिशमेंट होता है, ठीक है, उसका महत्व का क्या करने बोल रहे हैं, वर्णन करने बोल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, क्या करने बोल रहे हैं, वर्णन करते हुए, यानी कि वर्णन करने बोल रहे हैं। उसके बाद जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, जो फैसला देते हैं उसका
गुण और दोषों, क्या गुण और दोषों का वर्णन करने बोल रहे हैं। यानी कि उसका दोष क्या है, उसका गुण क्या है, उसका क्या करने बोल रहे हैं, वर्णन करने बोल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं दोस्तों दंड की ओर। क्या, दंड की ओर, यानी कि दंड का महत्व क्या होता है, क्या दंड का महत्व क्या होता है, मैं उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, दंड जो होता है दोस्तों अपराध रोकता है, क्या करता है, अपराध, अपराध को कंट्रोल करता है, क्या करता है, कंट्रोल करता है, यानी कि रोकता है दोस्तों, क्या करता है, रोकता है। ठीक है, उसके बाद है समाज में शांति बनाए रखता है, क्या करता है, समाज में शांति बनाए रखता है, शांति बनाए रखता है। ओके दोस्तों, अगला है न्याय स्थापित करता है, जो फैसला होता है वो स्थापित करता है, यानी कि फैसला को स्थापित करता है। ओके, उसके बाद है दोस्तों न्यायाधीश के गुण। मैं अब उसके बाद न्यायाधीश के गुण को बताता हूँ। ठीक है, न्यायाधीश का गुण क्या होता है दोस्तों, न्यायाधीश का गुण होता है निष्पक्ष। ठीक है, निष्पक्ष। ठीक है, उसका होता है दोस्तों विद्वान, कौन, विद्वान, है ना। ओके, उसके बाद उसका होता है दोस्तों धैर्यवान, कौन, धैर्यवान। धैर्यवान। ओके, चलिए दोस्तों अब इसका मैं दोष क्या है, मैं दोष के बारे में बताता हूँ। ठीक है, दोष क्या क्या है, इसका प्रॉब्लम क्या क्या है, क्या क्या, तो मैं उसके बारे में बता देता हूँ। दोष है दोस्तों इसका पक्षपात, क्या होता है, पक्षपात होता है। दूसरा होता है लोभ। तीसरा होता है दोस्तों क्रोध। चौथा होता है दोस्तों अज्ञान, जो कहना मानता ही नहीं, क्या होता है, अज्ञान। ओके दोस्तों, कितना चीज समझ गए। चलिए दोस्तों आप लोगों को मैं यहाँ तक समझा चुका हूँ। उसके बाद जो है मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणियाँ लिखिए, और ये टोटल का टोटल 10 नंबर का है दोस्तों। किन्हीं दो का टिप्पणी लिखने बोल रहे हैं और ये टोटल 10 नंबर का है। ठीक है, तो किसी दो का ही मांग रहा है, आप चाहे मत्स्य न्याय, पंचायत, षटगुण, कोटेली, यानी इन चारों में से किसी दो का जवाब देना है दोस्तों। कितना का, दो का जवाब देना है। तो ये टोटल दो का जवाब दोगे तो टोटल आपको मिलेंगे कितना, 10 नंबर। कितना नंबर, 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग इन चारों में से जिसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी हम लोग के अंदर में, तो आप उसको अच्छे तरीके से लिख लोगे, है ना, और लिख लेना आप लोग। ठीक है, ठीक है, ओके। और चलिए दोस्तों अगर जिसके पास नोट्स नहीं है वो कृपया करके इसका आप नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको इसका नोट्स मिल जाएंगे। ओके, चलिए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताया था कि ना मैं असाइनमेंट भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, और असाइनमेंट से कम 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, BSKG क्या है दोस्तों, BSKG 178, जिसका टाइटल है प्राचीन भारतीय राजनीति। ओके, तो ये असाइनमेंट है दोस्तों। ओके, ठीक है, मैं एक एक करके तो मैं समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि समय नहीं है दोस्तों। आपको मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके पूरा मैं कर देता हूँ। ठीक है, इस असाइनमेंट को ध्यान रखेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर लिखिए। क्या कहता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर लिखने बोल रहे हैं। इन टोटल में से 4 का ही प्रश्न का उत्तर देने बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कहता है भारतीय राजनीति चिंतन का आशय स्पष्ट करते हुए राजनीति शास्त्र के विभिन्न नामों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने बोल रहे हैं। क्या करने बोल रहे हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन करने बोल रहे हैं। किसका, भारतीय राजनीतिक चिंतन का, जो चिंता होती है, जो कोई प्रॉब्लम होती है, उसका आशय जो होती है, जो स्पष्ट करते हैं, उसी का राजनीति शास्त्र के भिन्न भिन्न, भिन्न मतलब होता है अलग अलग, जो नाम होता है, अलग अलग नामों का वो क्या करने बोल रहे हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन करने बोल रहे हैं दोस्तों। ओके, अब क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलिए आंसर की ओर देखिए। ओके, आंसर का आता है दोस्तों भारतीय राजनीतिक चिंतन की आशय भारत में प्राचीन काल से विकसित उन राजनीतिक विचारों में से है जिनमें राज्य शासन, राजा, प्रजा, न्याय, धर्म और कर्तव्य पर विचार किया गया है। भारतीय चिंतन विशेष की विशेषता यह है कि यह राजनीति को केवल सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं माना गया, बल्कि उसे
लोक कल्याण और नैतिकता से जोड़ा गया है। ओके, चलिए अगला स्टेप है, भारतीय राजनीतिक चिंतन का उद्देश्य एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना करता है जहां शासक धर्म के अनुसार शासन करे और प्रजा सुखी व सुरक्षित रहे। वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, मनुस्मृति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र आदि ग्रंथों में भारतीय राजनीतिक विचारों का स्पष्ट वर्णन मिलता है। ओके, चलो दोस्तों अब आइए अगला, आगे चलिए। कौटिल्य ने राजनीति को व्यवहारिक रूप से या रूप में प्रस्तुत किया और राज्य को जनता की सुरक्षा व्यवस्था और स्मृति का साधन बताया। वहीं रामायण और महाभारत में आदर्श राजा और आदर्श शासन की कल्पना की गई। ओके दोस्तों, आइए हो आप लोग अच्छे तरीके से समझते होंगे। ठीक है, अगला है राजनीतिक शास्त्र के विभिन्न नाम। क्या है? राजनीतिक शास्त्र के विभिन्न नाम। ठीक है, कौन कौन सा नेम है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, नंबर एक दंड नीति। नंबर 2 राजनीति। दंड नीति क्या है दोस्तों? प्राचीन भारत में राजनीतिक शास्त्र को दंडित कहा गया है। इसका अर्थ है दंड के माध्यम से शासन और व्यवस्था बनाए रखना। कौटिल्य ने इसी नाम का प्रयोग किया है और ये कौटिल्य जो है इस नीति का बहुत ही इम्पोर्टेंट माना है। क्या माना है? इम्पोर्टेंट माना है दोस्तों। क्या माना है? इम्पोर्टेंट माना है, बहुत इम्पोर्टेंट माना है। ओके, चलिए अगला है राजनीति। राजनीति क्या करता है दोस्तों? राजा शासन और प्रशासन से संबंधित नीति को राजनीति कहा गया है। ओके, चलिए तीसरा है आदर्श अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र है। ठीक है, इसमें राज्य की आर्थिक व्यवस्था, प्रशासन, कूटनीति और नीति का अध्ययन किया गया है। चौथा है राजधर्म। इसमें राजा के नैतिक कर्तव्यों, न्याय और धर्म के अनुसार शासन पर बल दिया गया है। अगला है पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान। क्या है दोस्तों? पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, है ना। आधुनिक युग में इसे राजनीतिक विज्ञान कहा जाता है क्योंकि इसका अध्ययन वैज्ञानिक और तर्कसंगत ढंग से किया जाता है, जिसका निष्कर्ष है अतः कहा जाता है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन एक समृद्ध नीति और लोक कल्याणकारी परंपरा है। इसमें राजनीति को केवल सत्ता का साधन नहीं बल्कि समाज की भलाई का माध्यम माना गया है। विभिन्न नामों के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि राजनीतिक शास्त्र का उद्देश्य शासन को न्यायपूर्ण, सुव्यवस्थित और नैतिक बनाना है। भारतीय राजनीतिक चिंतन आज भी लोकतंत्र और सुशासन के लिए प्रेरणा स्रोत है। ओके दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वैदिक राजनीतिक चिंतकों का विस्तार पूर्वक वर्णन करना। क्या करना बोलना? वर्णन करना बोलना। किसका वर्णन करना बोलना दोस्तों? वैदिक राजनीतिक का। किसका? वैदिक राजनीतिक चिंतन का विस्तार पूर्वक, बिल्कुल डिटेल में पूर्वक क्या करना? वर्णन करने बोलना है। ओके, किसका? ये तीनों को, वैदिक राजनीतिक चिंतकों, यानी कि ये दोनों का, वैदिक राजनीतिक चिंतकों का। ओके, चलिए अब आंसर देखिए दोस्तों क्या है। आंसर है वैदिक राजनीतिक चिंतन के विचारक है जिनके राजनीतिक विचार वेदों और उनसे संबंधित साहित्य में प्राप्त होते हैं। वैदिक काल में राजनीति, धर्म, नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था से गहराई से जुड़ी हुई थी। इस काल के चिंतकों ने राजा शासन, सभा समिति और लोक कल्याण जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। ओके दोस्तों, और क्या है नंबर 1 में? ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेदिक चिंतन। क्या है? ऋग्वेदिक चिंतन। ओके, ऋग्वेदिक जो चिंतन है दोस्तों उसके बारे में फिर डिटेल से देंगे। ओके, ऋग्वेदिक चिंतन है। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में राज्य की उत्पत्ति और शासन व्यवस्था के प्रारंभिक रूप दिखाई देते हैं। राजा को राजन कहा गया और उसे ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया। राजा का मुख्य कार्य प्रजा की रक्षा करना, शांति बनाए रखना और न्याय प्रदान करना था। राजा निरंकुश नहीं था बल्कि सभा और समिति जैसी संस्थाओं से नियंत्रित रहता था। यह वैदिक लोकतांत्रिक भावनाओं को दर्शाता है। ओके दोस्तों, अगला स्टेप है अर्थवैदिक चिंतन। अर्थवैद में राजनीतिक स्थिरता, एकता और राज्य की मजबूती पर बल दिया गया। इसमें राजा की प्रजा का विश्वास आवश्यक माना गया, जिसमें अपेक्षा की गई कि धर्मपूर्वक शासन करें और सामाजिक में अनुशासन बनाए रखें। अर्थवेद में राष्ट्रीय भूमि और जन समुदाय
कि प्रति प्रेम की भावना की स्पष्ट दिखाई देती है। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों मैं थोड़ा शॉर्ट कट लेके चलता हूँ। इतना अगर बोलेंगे दोस्तों तो बहुत लंबा चले जाएंगे। मैं निष्कर्ष को फिर बता देता हूँ। निष्कर्ष क्या कहते हैं दोस्तों? वैदिक राजनीतिक चिंतकों ने एक ऐसी शासन व्यवस्था की कल्पना की जिसमें राजा शक्तिशाली होते हुए भी उत्तरदायी था। धर्म, लोक कल्याण, परामर्श और सामूहिकता वैदिक राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताएं हैं। भारतीय राजनीतिक चिंतन की नींव वैदिक काल में ही रखी गई, जिसका प्रभाव आगे के युग में भी दिखाई देता है। ओके दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। मैं थोड़ा आंसर करके दे देता हूँ, बस हो गया। ओके, भारतीय राजतंत्र का स्वरूप स्पष्ट करते हुए शास्त्र में वर्णित राजधर्म पर प्रकाश डालें। ओके, क्वेश्चन का था, मैं फिर से बोल देता हूँ। भारतीय राजतंत्र का स्वरूप स्पष्ट करते हुए शास्त्र में वर्णित राजधर्म पर प्रकाश डालें। ओके, चलिए अब आंसर देखिए दोस्तों। आंसर कहता है भारतीय राजतंत्र का स्वरूप प्राचीन काल में विकसित एक ऐसी शासन प्रणाली थी जिसमें राजा राज्य का प्रमुख होता था, परंतु वह निरंकुश नहीं माना जाता था। भारतीय परंपरा में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं बल्कि धर्म का सेवक माना जाता है या फिर माना गया है। उसका मुख्य कर्तव्य प्रजा की रक्षा, न्याय की स्थापना और लोक कल्याण करना था। इसलिए भारतीय राजतंत्र को धर्म आधारित राजतंत्र कहा जा सकता है। ओके, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मंत्रिपरिषद का परिचय देते हुए मंत्रिपरिषद के कर्तव्य और उनकी संख्या का वर्णन कीजिए। क्या है? संख्या का वर्णन करें। ओके, आंसर है मंत्रिपरिषद शासन व्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होती है। ओके, यह मंत्रियों का वह समूह है जो राज्य या देश के शासन कार्यों में राजा या शासक को सहायता और परामर्श देता है। प्राचीन भारतीय शासन प्रणाली में भी मंत्रिपरिषद का विशेष स्थान था। राजा अकेले शासन नहीं करता था बल्कि योग्य और अनुभवी मंत्रियों की सहायता से शासन करता था। अनुस्मृति, महाभारत, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मंत्रिपरिषद के महत्व का उल्लेख मिलता है। ओके दोस्तों, कौटिल्य के अनुसार राजा को बिना मंत्रियों की सलाह के कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए। मंत्रिपरिषद राजा की आंख और कान मानी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य शासन को सुचारू, न्यायपूर्ण और प्रभावी बनाना था। चलिए अब आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत मंडल पर प्रकाश डालें। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मंडल सिद्धांत प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन कौटिल्य, निखिल चाणक्य द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यह सिद्धांत उनके प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र व वर्णित है। मंडल सिद्धांत का उद्देश्य राज्यों के आपसी संबंध को व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझना है। कौटिल्य को मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता से अधिक राजहित और शक्ति का महत्व होता है। ओके, अगला है मंडल का अर्थ राज्यों का एक वृत्त या घेरा। कौटिल्य के अनुसार कोई भी राज्य अकेला नहीं होता बल्कि वह अपने चारों ओर स्थित अन्य राज्यों से घिरा रहता है। प्रत्येक राज्य अपने पड़ोसी राज्य के साथ किसी न किसी प्रकार के संबंध में बंधा होता है। इस सिद्धांत की मूल धारणा यह है कि निकटवर्ती पड़ोसी राज्य के समांतर शत्रु होता है क्योंकि दोनों के हित टकराते हैं। इसके विपरीत उस शत्रु का पड़ोसी राज्य स्वाभाविक रूप से मित्र बन जाता है। अगला है दोस्तों, आगे है क्वेश्चन है कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार षटगुण सिद्धांत की व्याख्या करें। कौटिल्य का षटगुण सिद्धांत अर्थशास्त्र में वर्णित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य अपने हितों की रक्षा और विस्तार के लिए 6 प्रकार की नीतियों गुणों को अपनाता है। कौटिल्य का मानना था कि कोई भी राज्य स्थायी रूप से एक ही नीति नहीं अपनाता बल्कि परिस्थितियों और शक्ति के अनुसार नीति बदलता रहता है। षटगुण का अर्थ है 6 प्रकार की राजनीति नीतियाँ। ये नीतियाँ युद्ध, शांति और कूटनीति से संबंधित है। कौटिल्य ने इस नीतियों को व्यवहारिक और यथार्थवादी आधार पर प्रस्तुत किया है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है कर व्यवस्था का विस्तार रूप से वर्णन करें। आंसर है
कर व्यवस्था किसी भी राज्य की आर्थिक व्यवस्था का आधार होती है। प्राचीन भारतीय शासन प्रणाली में कर व्यवस्था का विशेष महत्व था, क्योंकि राज्य की आय का मुख्य स्रोत कर ही होता था। शास्त्रों, विशेष रूप से कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और अन्य ग्रंथों में कर व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मिलता है। भारतीय परंपरा में कर को शोषण का साधन नहीं बल्कि राज्य और प्रजा के बीच पारंपरिक कर्तव्य माना गया है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, राजनीतिक विचारों के धर्म, अर्थ एवं नीति से संबंध की विवेचना करें। आंसर है, भारतीय राजनीतिक विचार केवल सत्ता और शासन तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उनका गहरा संबंध धर्म, अर्थ और नीति से रहा है। भारतीय चिंतन में राजनीति को जीवन के इन तीनों मूल्य पक्षों से जोड़कर देखा गया है, जिससे शासन नैतिक, व्यवहारिक और लोक कल्याणकारी बन सके। ओके, चलिए अगला है, सबसे पहले धर्म और राजनीति के संबंध की बात करें तो भारतीय परंपरा में धर्म को राजनीति की आधारशिला माना गया है। यह धर्म का अर्थ किसी विशेष पूजा पद्धति से नहीं, बल्कि न्याय, असत्य, कर्तव्य और नैतिक आचरण से है। राजा का प्रमुख कर्तव्य था कि वह धर्म के अनुसार शासन करे। अनुस्मृति, महाभारत और रामायण में राजधर्म का विस्तार से वर्णन मिलता है। धर्म से विचलित शासन को अन्यायपूर्ण और विनाशकारी माना गया है। आपको ये असाइनमेंट पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आप लोग